वेलकम फ्रेंड्स, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बहुत समय बीत गया है, 3-4 महीने का गैप पड़ गया है वीडियो अपलोड करे को। और बहुत ईमेल्स आई हैं, बहुत कमेंट्स आए हैं, कुछ फ़ोन भी आए हैं। और वीडियो डालने का कारण सिर्फ़ एक ही था कि ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। बैंकिंग के ऊपर कोई अच्छा मुद्दा, कोई कंक्रीट टॉपिक, कोई ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन, सच्चाई। क्योंकि अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल जो है सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, पैसा कमाने के लिए चैनल नहीं बनाया है। ये सच्चाई के ऊपर खड़ा है। हमारे पास कोई ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, मैच्योर्ड रिपोर्ट होती है, कोई कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन होती है और कंक्रीट टॉपिक होता है। छोटे से छोटा लेटर जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम छोटा एक लेटर रिटायरीज ने लिख दिया सर प्राइम मिनिस्टर को, तो उसके बारे में वीडियो बना दें 20 मिनट की, 15 मिनट की, उसका कोई लाभ नहीं है। तो किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं। और दूसरी बात है, अपने व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, अपने दोस्त मित्र जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ। बिकॉज दे हैव शोन कंसर्न फॉर माई हेल्थ। जिन लोगों ने ईमेल्स डाली, फ़ोन करे, कमेंट्स में लिखा, तो उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी मच फिट, माई फैमिली इज़ ओके, सारा कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अच्छी रिपोर्ट ना मिलने के कारण, बैंकिंग के ऊपर कोई अच्छा टॉपिक नहीं मिला, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले मैंने बैंक फैमिली पेंशन, जो बैंकर्स की फैमिली पेंशन अपडेशन हुई है, उसकी वीडियो डाली है और 25,000 से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा भी है। 30% की अप्रूवल हुई है। और जो 1 साल पहले जो अप्रूव हो चुकी थी, एग्रीड थी, वो एक गवर्नमेंट ने 1 साल से ऊपर ज़्यादा समय ले लिया उसको अप्रूव करने के लिए। आज का जो मुद्दा है वो है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन का जो बैंक प्राइवेटाइजेशन को बाईकाट के लिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि 29 नवंबर को लोकसभा का सेशन शुरू होने जा रहा है। मैं वीडियो में आपको ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन का लेटर भी दिखा रहा हूँ 23 नवंबर का, और बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन का 22 नवंबर का लेटर दिखा रहा हूँ। इन दोनों में प्राइवेटाइजेशन की बात है। ऑफिसर्स ने भारत यात्रा की बात करी है और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज़ ने जंतर मंतर पर धरने की बात करी है। दोनों का एक ही मुद्दा है, बैंक प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए, जिस हालत में रोका जाए। तो क्योंकि 29 नवंबर को बजट सेशन शुरू हो जाएगा और उसके बाद वो क्या करेंगे कि 3 नंबर पर जो है 26 बिल जो हैं पास होने हैं इस सेशन में। और इस सेशन में क्या है कि 29 नवंबर से 25 दिसंबर तक 25 डेज़ के लिए ये चलेगा। तो इसका 25 डेज़ का जो टाइम है, इसमें 26 बिल पास होने हैं। तो 4 बिल अभी मैं लोकसभा के वेबसाइट से मैंने जो एजेंडा उठाया है, जो 26 बिल्स की डिटेल है, वो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। पहले नंबर पे शायद क्रिप्टो करेंसी का बिल है। तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट बैन करने को जा रही है। उसके बाद कुछ और भी एक्टिविटीज़ हैं। उसके चौथे नंबर पर आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड करने की बात है। बैंक प्राइवेटाइजेशन, जो निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में बोला था कि 2 बैंकों को हम प्राइवेट करेंगे, तो वो कौन से 2 बैंक हैं उनके नाम तो नहीं बताए हैं। मैंने आरटीआई एक्ट में रिपोर्ट ली है और उसके बारे में मैंने वीडियो डाली है, लेकिन बैंकों का नाम आरटीआई एक्ट में रिपोर्ट में मुझे भी नहीं दिया है। उन्होंने ये मान लिया है कि 2 बैंक प्राइवेट होने हैं। नीति आयोग से मैंने रिपोर्ट ली है, उसके बारे में मैंने वीडियो दी है और मैंने आरटीआई एक्ट में जो उन्होंने रिप्लाई दिया है मेरे को, वो मैंने वीडियो में दिखाया है। तो अब क्या है, अब देखिए कि सेशन में 26 बिल्स आने हैं और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो बिल है वो पास हो जाएगा। तो इसलिए बैंक यूनियन ये कह रही हैं कि 29 नवंबर से धरना शुरू है, ब्लैक बैजेस है, प्रोटेस्ट शुरू है
और ऑफिसर्स कह रहे हैं भारत यात्रा की जाएगी और भारत यात्रा में बैंक प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा जो सारे लोगों को बताया जाएगा। पहला तो ये टॉपिक है। और बिल पास होने का पूरा चांस है क्योंकि मोदी सरकार की गवर्नमेंट की पूरी मेजॉरिटी है लोकसभा में, बहुत इन प्रभावित मिनिस्टर उसके साथ हैं, बीजेपी पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मोदी खुद बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसलिए बिल ना पास होने का कारण 1% बाकी चांस बचता है। दूसरी बात यह है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन के पब्लिक को क्या नुकसान है, स्टाफ को क्या नुकसान होगा, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। बहुत लंबा टॉपिक है। स्टाफ का सबसे पहला तो ये नुकसान होता है कि जॉब सिक्योरिटी जो है वो कम हो जाती है। जो गवर्नमेंट में है पक्की नौकरी जिसको कहते हैं, वो जॉब सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है। दूसरा है रिजर्वेशन। बैंकों के अंदर 4-5 तरह की रिजर्वेशन चलती है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट, स्पोर्ट्स कोटा, एक्स सर्विसमैन, डाइवोर्सी वुमेन, तो सभी की तरह की रिजर्वेशन है। बहुत तरह की रिजर्वेशन चलती आ रही है, किसका कितना कोटा है, किसका कितना कोटा है। प्राइवेटाइजेशन के बाद ये कोटा ख़त्म हो जाता है। तो एक्स सर्विसमैन भाई जो जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी करी है, डिसेबल हो गए हैं, बैंक उनको जॉब देता है नेशनलाइज्ड बैंक, तो प्राइवेटाइजेशन के बाद वो भी इस फैसिलिटी से वंचित हो जाएंगे। ऐसे ही शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब जिनके साथ कई सदियों से धक्का होता आया है, जात पात के साथ वितकरा होता आया है, उनको भी ये राइट ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही स्पोर्ट्समैन जो हैं देश का नाम ऊंचा करते हैं, उनका भी रिजर्वेशन में नाम ख़त्म हो जाएगा। तो स्टाफ के जो पर्क्स हैं, अलाउंसेस हैं, वो भी कम कर दिए जाते हैं, वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए जाते हैं, छुट्टियां कम कर दी जाती हैं, नाइट बैंकिंग शुरू होने का चांस है। अगर बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन होगी तो साथ के साथ नाइट बैंकिंग आएगी ही आएगी। इवनिंग बैंकिंग उसका नाम हो या नाइट बैंकिंग हो, जैसे भी हो, डे के रश को कंट्रोल करने के लिए और नंबर ऑफ़ ब्रांचेस को कम करने के लिए, स्टाफ को कम करने के बाद ये नाइट बैंकिंग चलाएंगे। नाइट बैंकिंग बड़े बड़े सिटीज़ में हर एक शहर में 1-2 ब्रांचेस रात को काम करेंगी, उसमें जो पब्लिक की सर्विस देंगी। उसके बाद आता है पब्लिक को क्या नुकसान है। पब्लिक को बहुत नुकसान है। देखिए, जब तक नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, एग्रीकल्चर की लैंडिंग है, स्मॉल ट्रेडर्स को जो लोन दिए जाते हैं, क्रॉप लोन दिए जाते हैं, 7% पे क्रॉप लोन दिया जाता है, 3% माफ़ी दी जाती है। इसी तरह से मुद्रा लोन है, छोटे व्यापारियों के लिए लोन है, हाउस लोन, कार लोन, सब सस्ते किए गए हैं। तो बैंक नेशनलाइजेशन की वजह से है। सरकार की जितनी भी स्कीम्स पब्लिक तक पहुंचती हैं वो नेशनलाइज सरकारी बैंकों के ज़रिए ही पहुंचती हैं। और इसके अलावा बहुत ही फैसिलिटी दी जाती है छोटे लोगों को, छोटे व्यापारियों को, जनधन खाता धारकों को 500-500 रुपया कोरोना के बीच में भी डाला गया। तो वो सारी फैसिलिटी जो हैं वो उनको सरकार की स्कीम्स के द्वारा दी जाती हैं। CGTMSE लोन जो है, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के जो लोन हैं, जो ब्यूटी पार्लर, बुटीक्स के लिए जो लेडीज़ काम करती हैं, जो मैकेनिक काम कर रहे हैं, छोटे छोटे धंधे कर रहे हैं, उनको भी CGTMSE लोन दिए जाते थे। ये भी सरकार की स्कीम है। तो इसी तरह पब्लिक को बहुत नुकसान हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई हो जाएगा, लेकिन इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो स्टाफ को भी लॉस है, पब्लिक को भी लॉस है। इसका कुछ लाभ भी है कि बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी, ब्रांच का MBS बहुत अच्छा होगा, स्टाफ जो है अपडेटेड रहेगा, यूनिफॉर्म में स्टाफ होगा, नाइट बैंकिंग होगी, कंप्यूटराइजेशन होगी, क्विक सर्विस होगी, लिफ्ट सर्विस बहुत अच्छी होगी, और MBS के अंदर पानी चाय वगैरह भी देंगे, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स होंगी। तो उनका एंटरटेनमेंट का, कस्टमर जो वेटिंग में होगा उनका एंटरटेनमेंट के लिए बहुत खर्चा करा जाएगा, एयर कंडीशनिंग होगी। तो बहुत कुछ लाभ भी होते हैं लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात हम बात कर रहे हैं, एक कमेंट्स में मुझे पूछा गया है, कुछ लोगों ने ईमेल डाली है कि अरोड़ा जी जो हमारी यूनियन काम कर रही है अब ये प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट खड़ी हो गई है, तो उसके पीछे कहानी है किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन कामयाब हो चुका है, काले कानून, तीनों काले कानून वापस हो चुके हैं और सरकार झुक गई है। तो हम बैंकर्स का क्या होगा? अगर बैंक प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट हमारी यूनियन खड़ी हो जाती है तो उसका क्या होगा, हमारे को डिटेल में बताएं।
देखिए भाइयों, किसान आंदोलन में और बैंकर्स के आंदोलन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किसान लोगों ने बहुत कुर्बानी करी है, बहुत ही मेहनत करी। उन्होंने सारी ठंड देखी है, सर्दी का महीने सारे सड़क के ऊपर गुजारे हैं। मई जून की गर्मी के महीने उन्होंने सड़क के ऊपर गुजारे हैं। उसके बाद उन्होंने बरसात है, जो जुलाई अगस्त सितंबर की जो बरसात है, वो भी उन्होंने सड़क के बीच, झोंपड़ियों के बीच बैठ के, तंबुओं के बीच बैठ के गुजारी है। उसके बाद कोरोना की महामारी को उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि किसान को कोरोना नहीं कुछ कह सकता। जो मेहनत करने वाला इंसान है, जिसके अंदर, जिसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है, जिस कोई दवाई नहीं खाता है, किसी कोरोना का इंजेक्शन नहीं लगवाया है, तो कोरोना की महामारी उसके नज़दीक नहीं गई है। तो सरकार ने पानी भी उसका काट दिया, उनका बिजली भी काटी है, उनके बैरिकेड्स भी हटा दिए गए हैं, लेकिन किसी किसान की मौत कोरोना के कारण नहीं हुई है। उनके रोटी पानी का इंतज़ाम, लंगर का इंतज़ाम उन्होंने खुद किया है, सरकार से उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। उनका जो इरादा बहुत मजबूत है, बहुत बड़ी कुर्बानी उन्होंने करी। 2 साल उन्होंने कुर्बानी दी है। पहले उन्होंने ट्रेन को रोका, फिर रोड को रोका, फिर टोल प्लाजा को रोका, फिर उसके बाद दिल्ली को 26 नवंबर को, पिछले साल, आज 26 नवंबर 20 को वो गए थे, आज 26 नवंबर 21 है, पूरा 1 साल 1 दिन हो चुका है। और उनकी कुर्बानी को बहुत बड़ा सलाम। अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल पूरे देश भर के किसानों को सलाम करता है। बैंकर्स की जो कुर्बानी का लेवल है वो बहुत डाउन है। बैंकर्स इनडेफिनेट स्ट्राइक कॉल से डरते हैं। बैंकर्स पेन डाउन स्ट्राइक करने से डरते हैं। बैंकर्स अपनी तनख्वाह कटवाने से डरते हैं। बैंकर धरना देने के लिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चले जाएंगे, चौथे दिन कोई नहीं जाता है। अगर कोई चला भी गया तो वो रात को अपने घर में सोना चाहता है, वो रात बाहर नहीं काटना चाहता। बैंकर बरसात से डरता है, बैंकर ठंड से डरता है, बैंकर गर्मी से डरता है। सभी तरह से वो बैंकर एम्प्लाई जो है, वो एम्प्लाई है, वो लेजरों के साथ काम करना जानता है, कंप्यूटर के साथ खेलना जानता है, लेकिन वो हार्ड लाइफ, फिजिकली हार्ड लाइफ नहीं काट सकता। तो इसलिए ये खतरा है। दूसरी रही, अगर हम बैंकर्स को किसानों के साथ कंपेयर करें तो उनका जो कुर्बानी का लेवल है किसानों का बहुत हाई है, और बैंकर्स की कुर्बानी का लेवल बहुत नीचे है। बैंकर अगर स्ट्राइक भी करेगा या धरना भी देने जाएगा तो बिल्कुल ही 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं कर सकता। दूसरी रही बात, बैंक का एक सिस्टम है, नो वर्क नो पे। जब हम स्ट्राइक पे जाते हैं तो हमारी पे काट ली जाती है। यूनियन ने, हमारी यूएफबीयू ने ये क्यों नहीं करा कि जो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई की तनख्वाह नहीं कटती है स्ट्राइक पर जाने के बाद भी, तो बैंकर्स की क्यों कटती है? पहले इस रूल को अमेंड करवाना चाहिए। मैं इसके साथ एग्री नहीं करता। वही सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही हमारा देश है, वही भारत सरकार है, वही मोदी सरकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लाई हड़ताल पे जाता है तो उसकी पे नहीं कटती, बैंक का एम्प्लाई स्ट्राइक पे जाता है तो उसकी पे कटती है। उसको नो वर्क नो पे कहते हैं। तो ये यूनियन पहले क्यों नहीं करवाती? दूसरी बात यह है कि यूनियन को हम देख चुके हैं। यूनियन को सारे बैंक एम्प्लॉइज़, बैंक यूनियन के हम नेताओं को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी एक एक रग से हम वाकिफ़ हो चुके हैं। 3 साल वो वेज रिवीजन नहीं करवा सके। जो रिटर्न ड्यू एग्रीमेंट है, तारीख पे तारीख डालते रहे हैं, पेशी पे पेशी डालते रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग करते रहे हैं, बंदर बंदरी का खेल 3 साल चलता रहा है। बहुत दुख की बात है। और उसके बाद ये 15% वेज रिवीजन, 40% मांगते हैं और 15% पे आ जाते हैं। और IBA वाले आधा % से शुरू होते हैं। जैसे कि भिखारी को टुक्कर डालना है, कुत्ते को टुक्कर डालना होता है। यूनियन को शर्म नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं? 3 साल वेज रिवीजन पर लगा दिए और फिर 15% लेके आ गए। जबकि रुपी टर्म में करेंसी की वैल्यू कितनी डाउन आ चुकी है। जब वेज रिवीजन हुई थी तो 40 रुपये का US डॉलर था। जब वेज रिवीजन ख़त्म हुई तो 75 रुपीज़ का US डॉलर था। तो आप देखो कि वेज रिवीजन डाउनवर्ड वेज रिवीजन हुई है कि अपवर्ड वेज रिवीजन हुई है। अगर आपने अपने बेटे को जो अमेरिका में पढ़ रहा है उसको $1 लाख भेजने थे 5 साल पहले, तो वो 40 लाख रुपया भेजता तो $1 लाख बन जाते। आज अगर $1 लाख भेजना है तो 75 लाख रुपया, 75 लाख भेजना पड़ेगा। तो
तो 35 लाख रुपया कहाँ से आएगा? देयर इज ए गैप ऑफ 35 लैक्स। तो कैसे हम कह सकते हैं कि 15% वेज रिवीजन सेटिस्फैक्ट्री वेज रिवीजन? कैसे कह सकते हैं? वेज रिवीजन में यूएफबीयू टोटली फेल हो चुकी है, बैंक यूनियन टोटली फेल हो चुकी है, और उन्होंने फेस सेविंग एग्रीमेंट करा है, और उन्होंने लेवी लेने के लिए बैंक यूनियन से जो एम्प्लॉय से फ़ंड लेते हैं हर महीने, मंथली फ़ंड 200 रुपीज़ का, उसको ज़िंदा रखने के लिए, अपना फेस सेव करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया। और एग्रीमेंट भी अधूरा एग्रीमेंट है, लंगड़ा एग्रीमेंट है, हैंडीकैप्ड एग्रीमेंट किया गया है। हम 5 डे बैंकिंग मांग रहे थे, वो नहीं मिली है। हम रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स मांग रहे थे, बैंक ऑफिसर्स की लेट सिटिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। 21st सेंचुरी जो है वो ख़त्म होने जा रही है, लेकिन बैंकर्स की लेट सिटिंग जो है, रात के 9 बजे तक ब्रांचेस खुली रहती हैं, और बैंक ऑफिसर रात के 9 बजे भी घर में वीवीआर चेकिंग के लिए, डेबू चेकिंग के लिए लेके जाता है, या 9 बजे रात को बैंक के वकील को केस के लिए मिलने चला जाता है। सुबह 5 बजे उठ के वो फील्ड में रिकवरी के लिए चला जाता है। तो क्या वो उसकी लाइफ रह गई है? तो यूनियन उसका कोई सुधार नहीं कर सकी। बैंक यूनियन जो हम कहते थे बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे करोड़ों रुपए के फंड पड़े हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। वो वेज रिवीजन में फेल हो चुके हैं, 5 डे बैंकिंग में फेल हो चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि स्पेशल स्पेस फॉर वर्किंग वुमेन के लिए अलग स्पेस होगा, अलग फीमेल के लिए रूल होंगे, वो भी नहीं कर सके हैं। तो बैंकर्स की स्टाफ की रिक्रूटमेंट की बात भी हुई है, स्टाफ शॉर्टेज चल रही है, वो भी नहीं कर सके हैं। बैंक मर्जर को स्टॉप नहीं कर सके हैं, बैंक प्राइवेटाइजेशन को भी स्टॉप नहीं कर सके हैं। आईडीबीआई बैंक का मसला भी कितने बरसों से चल रहा है। तो ऐसे ही है। तीसरी रही बात वोट बैंक की। किसान जो है, हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोफेशन है, कृषि का जो प्रोफेशन है, वो 70% इंडियन लोग करते हैं। 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, कृषि के साथ जुड़े हुए हैं। तो 100 करोड़ वोट्स का इम्पैक्ट इलेक्शन के ऊपर पड़ता है। 5 स्टेट्स की इलेक्शन आ गई थी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार जैसे स्टेट्स हैं, जहाँ के जिसके किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तो इन इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए किसान आंदोलन का एडवर्स इफेक्ट जो है वोट्स के ऊपर, वोट बैंक के ऊपर ना पड़े, इसलिए उनको सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि ये जो किसानों का इम्पैक्ट है, एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। और उन्होंने इस मुद्दे को एग्री कर लिया, इस काले कानूनों को वापस ले लिया, और प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांग ली कि हमारी गलती है, हम समझा नहीं सके। तो उनको ये नज़र आया कि वोट बैंक बहुत हैवी है, किसानों के ऊपर बीजेपी सरकार निर्भर है, तो इसलिए उन्होंने इसको विड्रॉ करने में ठीक समझा। लेकिन बैंक प्राइवेटाइजेशन, हमारे टोटल 10 लाख बैंकर्स भी नहीं हैं, हमारी स्ट्रेंथ बहुत कम है। देखिए, सभी बैंकों, नेशनलाइज्ड बैंक्स को मिलाकर, प्राइवेट बैंक्स को मिलाकर, फॉरेन बैंक्स को मिलाकर, कोऑपरेटिव बैंक्स को मिलाकर भी 10 लाख स्ट्रेंथ आज की डेट में नहीं बन रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2,76,000 एम्प्लॉय हुआ करते थे, मर्जर के बाद बहुत कम रह गए हैं। अब 1,97,000 एम्प्लॉय हैं। 2 लाख से नीचे 20,000 ब्रांचेस चल रही हैं। तो आप सोचिए हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है, हमारा क्या वोट बैंक है। और तीसरी बात और भी है, यूनियन की कमजोरी ये है कि अगर वो इनडेफिनिट स्ट्राइक की कॉल देते हैं, पहले तो वो देते ही नहीं हैं, अगर देते हैं तो वो डरते हैं, उनको लिए महीने 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है। दूसरी बात, अगर दे भी देती हैं तो उनको ये भी डर है कि एम्प्लॉइज़ इनडेफिनिट स्ट्राइक से डरता है, और 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि उसको बच्चों की फ़ीस याद आ जाती है, मकान का किराया याद आ जाता है, बिजली का बिल याद आ जाता है, राशन वाले का बिल याद आ जाता है। तो वो ड्यूटी ज्वाइन करने में ही फ़ायदा सोचता है। तो वो जल्दी स्ट्राइक फेल हो जाती है। इंडेफिनिट स्ट्राइक के बिना सरकार हिलती नहीं है। तो हमारी यूनियन क्या करती है कि ट्रेलर, छोटा सा गिद्दड़ धबकी मारती है, 2 दिन की स्ट्राइक कर दी, फिर 4 दिन की कर दी, फिर 3 दिन की कर दी।
तो ऐसे ऐसे वो धमकी देते रहती हैं। उसके साथ सरकार नहीं डरती है। उनको पता है कि एटीएम्स लगे हुए हैं, पोस्ट मशीन्स लगी हुई हैं, बैंक बिजनेस फैसिलिटेटर बैठे हैं, बैंकिंग के कॉरस्पॉन्डेंट बैठे हैं। तो हर तरह की इंटरनेट बैंकिंग है, व्यापार बैंकिंग है, सब तरह के फैसिलिटी, ऑनलाइन फैसिलिटी आ चुकी है। तो इसलिए अब यूनियन की जो बारगेनिंग पावर है वो बहुत कम हो गई है। तो इसलिए बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे का जो बिल है वो पास होना ही होना है और बैंक प्राइवेट होने ही होने हैं। चाहे भारत यात्रा करो, चाहे लंदन यात्रा करो, चाहे जंतर मंतर के ऊपर चढ़ जाओ, चाहे पर लोकसभा के ऊपर चढ़ जाओ, जो मर्जी कर लो, बिल पास होना ही होना है और बैंकिंग प्राइवेट होनी ही होनी है और स्टाफ को कम करना ही करना है और सारा कुछ सामने आना ही आना है कुछ ही दिनों में। आज 26 नवंबर को मैं वीडियो डाल रहा हूँ। 29 और 4 दिसंबर के बीच में ये बिल पेश होना है और ये बिल जल्द ही पास हो सकता है। इसलिए भाइयों सारा कुछ मैं बता देता हूँ। बाकी रही बैंक रिटायरीज़ की बात, बैंक रिटायरीज़ के ऊपर भी मैंने वीडियो नहीं बनाना ठीक समझा, क्योंकि कच्ची रिपोर्ट है, प्री मैच्योर रिपोर्ट है। कभी वो कहते हैं कि बैंक अपडेशन हो गई है, पेंशन अपडेशन हो चुकी है और फाइल जो है प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर पड़ी है। बड़े बड़े लीडर बैंक रिटायरीज़ के गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और मेरे यूट्यूबर भाई जो हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे यूट्यूबर हैं, वो भी कच्ची इन्फॉर्मेशन लेके, आधी इन्फॉर्मेशन लेके, अनऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन लेके, मिक्स इन्फॉर्मेशन लेके वीडियो बना के अपने व्यूज़ लेना चाहते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं सोचते कि बैंकर्स का क्या हाल होगा अगर हम झूठी इन्फॉर्मेशन देंगे। बैंक रिटायरीज़ के एक बहुत बड़े लीडर ने ये भी कह दिया है कि प्रधानमंत्री के टेबल पर फाइल पड़ी है और कल इसके ऊपर साइन हो जाएंगे और हमारी पेंशन रिवीजन हो जाएगी। देखिए, अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि बैंक यूनियन जो कह रही हैं हम प्राइवेटाइज, वो क्यों नहीं कहते कि पेंशन रिवीजन जो है, पेंशन एक्ट है, उसको अमेंड किया जाए। पेंशन एक्ट में कहीं भी पेंशन रिवीजन का जिक्र नहीं है। सारा पेंशन एक्ट में ने एक एक लाइन पड़ी है, उसके अंदर कहीं भी जिक्र नहीं है पेंशन रिवीजन का। सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है, हाफ ईयर डीए विल बी पेड टू पेंशनर्स। 6 महीने के बाद डीए ड्यू होगा तो उसके मुताबिक जो डाटा है उसके मुताबिक उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक उनको पेंशन का डीए दिया जाएगा। जबकि सर्विंग बैंकर्स को क्वार्टरली है और पेंशन को हाफ ईयरली है। कहीं भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसको क्वार्टरली डीए लिखा जाए। पेंशन रिवीजन 5 साल के बाद, 10 साल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, बैंक की वेज रिवीजन के साथ कहीं भी पेंशन रिवीजन होने का कोई बात नहीं करी है। तो इसलिए भाइयों सारा कुछ क्लियर है। यूनियन का सामने आ गया। जो एग्रीड पेंशन थी, फैमिली पेंशन वर एग्रीड ऑन 22 जुलाई 2020 को वेज रिवीजन यूएफबीयू के साथ आईबीए ने एग्रीमेंट करा था फैमिली पेंशन इंक्रीज करने का। उसको अप्रूव करने के लिए 1 साल 1 महीना सरकार ने ले लिया। तो आप कैसे कह सकते हो कि बाकी पेंशन अप्रूव हो जाएगी? जो एग्रीड ही नहीं है वो कैसे अप्रूव हो जाएगी? ये कहते हैं आईबीए ने एक कमेटी बना दी है, एक सिलेक्शन कमेटी बन गई है मिनिस्ट्री में आईबीए हमारे बैंकर्स की पेंशन के बारे में। जब भी मैं नॉर्थ ब्लॉक को फ़ोन करता हूँ, फ्रांस मिनिस्ट्री को फ़ोन करता हूँ, अंडर सेक्रेटरी से बात करता हूँ, तो वो कहता अरोड़ा जी कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारी तरफ से कोई मूव ही नहीं है, हमने कोई पेंशन के बारे में सोचा ही नहीं है, पेंशन रिवीजन एक्ट में है ही नहीं, प्रोविज़न ही नहीं है, तो पेंशन रिवीजन सरकार कैसे करेगी? जबकि फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में उसको मना कर चुका है। डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस अनुराग ठाकुर पहले लोकसभा में मना कर चुका है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पेंशन रिवीजन जल्दी हो जाएगी? हाँ, ये हो सकता है 2024 की इलेक्शन आ जाए, इलेक्शन के बीच में बैंकर स्ट्राइक करें, वोट बैंक आ जाए, ट्रैफिक जाम करें, रेलें रोकें, प्रोटेस्ट करें, धरना लगाएं, तो हो सकता है गवर्नमेंट थोड़ा बहुत सोच के 10-15% इंक्रीज, नॉमिनल इंक्रीज करके, आई वाश करके बैंकर्स को खुश कर दें। और बैंक रिटायरीज के लिए गवर्नमेंट से हम आस क्यों रखते हैं? हमारी यूनियन खुद हमारी हेल्प नहीं कर रही है। बैंक यूनियन जो सर्विंग बैंकर से फंड लेती है, चंदा लेती है, जिसको हमने चंदा दिया है,
जिनको 200 रुपये पर मंथ हम देते रहे हैं, जिनको हम लेवी देते रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये लेवी दे के आए हैं, वो रिटायरीज के लिए कुछ नहीं कर रहे। जब फैमिली पेंशन अप्रूव करने के लिए बात थी तो 1 साल में उन्होंने कोई धरना नहीं लगाया, कोई प्रोटेस्ट लेटर नहीं लिखा, किसी ने बैंक में स्ट्राइक नहीं करी, किसी ने इंडेफिनिट स्ट्राइक की कॉल नहीं करी कि फैमिली पेंशन जल्दी अप्रूव करो। तो हम सरकार से क्या आशा करते हैं? हमारी यूनियन जिनको हम चंदा, जिनके साथ बैठ के हमने काम किया है, जिनको हमने वोट डाली है, जिनको हमने स्ट्रॉन्ग किया है, जिनको हमने पेमेंट करी है, पैसे दिए हैं, दोज हु आर कमीशन एजेंट्स, वो चंदा भी लेते हैं और वेज रिविजन करवाने की कमीशन भी लेते हैं। लो हमारे को लेवी दो, हमने वेज रिविजन करवा दी है। तो ये देखिए हमारी जो अंदर कमजोरियां हैं, मेरे अंदर भी कमजोरी हो सकती है, आपके अंदर भी कमजोरी हो सकती है, यूनियन लीडर्स के अंदर भी कमजोरी, पर ओवरऑल जो रिजल्ट है वो 0 है। कुर्बानी का लेवल 0 है। किसान आंदोलन को हम देखकर कि किसान आंदोलन जो है कामयाब हो चुका है इसलिए बैंकर्स कामयाब हो जाएंगे, बिल्कुल झूठ है। हमारे जो लीडर्स हैं यूनियन के, उनका जो कुर्बानी का लेवल 0 है। वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना फंड इकट्ठा करने में, लेवी इकट्ठी करने में, मेंबर्स को लारा लगाने में, पुचकारने में, फुसलाने में लगे रहते हैं। वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। ये ज़रूर थोड़ी कड़वी बात लगती है, लेकिन सच्चाई यही है। इसी को सच्चाई मानना पड़ेगा। सभी बैंकर्स भाई सुन रहे हैं तो ये सच्चाई है। कुछ यूनियन के लीडर्स भी सुन रहे होंगे, कुछ लीडर्स के साथ छोटी छोटी ऑफिस बीरर भी होते हैं, वो भी सुनते हैं कि अरोड़ा ऐसे बात कह रहा है, बहुत पिंचिंग बात कर, लेकिन रियलिटी यही है। किसान आंदोलन के सामने हम बिल्कुल नहीं खड़ सकते। हम उनके साथ कंपैरिजन करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ये बात है। तो फैमिली पेंशन के बारे में मैंने वीडियो डाली थी, बैंक फ्रॉड्स के बारे में मैंने वीडियो डाली है, 4-5 वीडियो जो बहुत ज़रूरी अलार्मिंग बैंक फ्रॉड हुए थे उसके बारे में मैंने वीडियो डाली है। और आने वाले कुछ दिनों में क्रिप्टो करेंसी के बैन के बारे में, और जो रुपए डिजिटल करेंसी नहीं आ रही है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से, उसके बारे में, और बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में। और बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल जो पास हो जाएगा तो 2 बैंक प्राइवेट नहीं होंगे, उसके बाद लाइन लगेगी और गवर्नमेंट जो है इसी वर्ष के अंदर, नहीं तो 2022 में और बैंकों को अभी प्राइवेट करेगी। प्राइवेट नहीं होगा तो मर्जर होगी, मर्जर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ और भी किया जा सकता है। हो सकता है गवर्नमेंट नाइट बैंकिंग के बारे में भी सोचे, क्योंकि बैंक स्टाफ को कम करके नाइट बैंकिंग चला के दिन में ब्रांचेस में रश कम करने की विचार भी चल रही है। तो इतनी सी है, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। मेरे पास ख्याल बहुत हैं, विचार बहुत हैं। मैं आप सभी को बहुत ही आपको याद कराना चाहता था कि यूएफबीयू ने 3 साल हमारे को कितना तंग किया, बैंकर्स को कितना परेशान किया। एक बार बैंकर्स कितने निराश हुए थे, तो मुझे वो सारे दिन याद हैं। बंदर बंदरी का खेल 3 साल चलता रहा। तो रिटायरीज़ का भी ऐसे ही है, 25 साल से ऊपर 28 ईयर्स हो चुके हैं, पेंशन रिवीजन नहीं हुई है, मीगर पेंशन ले रहे हैं। तो उसके बारे में मैंने यही सोचा है। तो अगली वीडियो में फिर मैं सारी डिटेल बताऊंगा। और बैंक प्राइवेटाइजेशन का जो बात है वो 4 दिसंबर को क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में 2-3 दिन के अंदर अंदर फिर वीडियो डालूंगा। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब, जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत थोड़ा है चैनल में, हमारे बहुत थोड़े हैं। 1,11,000 12,000 सब्सक्राइबर अभी तक हुए हैं। तो ये किसान आंदोलन के साथ हम कंपेयर करें, जो कृषि के ऊपर वीडियो बनाता है उसके हज़ारों लाखों सब्सक्राइबर हैं। जो बैंकिंग के ऊपर वीडियो बना रहा है उसके 1,11,000 सब्सक्राइबर 3 साल में हुए हैं। तो ये सोचिए हमारी स्ट्रेंथ कितनी है। 2 लाख बैंकर्स के पास मोबाइल ही नहीं है। 2 लाख ऐसे बैंकर हैं जिनके पास मोबाइल है लेकिन उनको यूट्यूब चलाना नहीं आता, फेसबुक चलाना नहीं आता। तो अपने पास, हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास 4-5 लाख बैंकर्स हैं, उसमें से 4 लाख ने सब्सक्राइब ही नहीं करा। देखिए 4 लाख बैंकर के पास मोबाइल है, मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये है, सभी रल मिल के इकट्ठे होकर इसको व्यूज़ को बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल को उत्साह मिले अगली वीडियो डालने का। लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे पैसा नहीं मिलता है, मुझे अगली वीडियो डालने का उत्साह मिलता है। तो मुझे आशा है कि मेरी रिक्वेस्ट मान जाओगे और मैं लगातार आगे से वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।